स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट किया? पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में बता सकती है हमने कितने टाइप के डेफिसिट पढ़े थे? पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस कितने टाइप के डेफिसिट? 5 टाइप के। मैं अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिसिट। 5 तरीके के डेफिसिट कौन कौन से थे? आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिर पब्लिक डेफिसिट, पब्लिक डेफिसिट, चौथा था फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और पांचवा था प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी। ठीक है, अगर मैंने कहा रेवेन्यू डेफिसिट को निकालना है तो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। देख, हम किसी भी फाइनेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? तुम्हारे घर का इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो जब भी हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। अगर कैपिटल डेफिसिट की बात करूंगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल इनकम। पब्लिक डेफिसिट की बात करूंगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस पब्लिक इनकम। और फिस्कल डेफिसिट की बात करूंगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर माइनस माइनस रेवेन्यू इनकम। ठीक है, रेवेन्यू इनकम, नॉट पब्लिक इनकम, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, और वहीं प्राइमरी डेफिसिट की बात करूंगा तो फिस्कल डेफिसिट माइनस लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमने एकदम अच्छे से पढ़ी। क्लियर है? अब हम समझते हैं एक चीज। ठीक है, क्या समझते हैं कि किसी भी देश में पैसा कहाँ कहाँ होता है और उस पैसे को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं। एक बार पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था? देख, क्वेश्चन समझ ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था कि which one of the following is applicable for the monetary policy। ठीक है, क्या पूछा था? देख, तो ऐसे सीधा सिंपल क्वेश्चन कर देते हैं, the monetary policy applicable on, सिंपल हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी applicable on, applicable on। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया था, M1, M2, M3, M4। क्या समझ में? क्वेश्चन क्या पूछा था? एप्लीकेबल ऑन, मॉनेटरी पॉलिसी एप्लीकेबल ऑन, यानी कि ए बी सी डी में से मॉनेटरी पॉलिसी किस पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, क्या ये ऑप्शन देख करके क्वेश्चन से दिमाग में कुछ बज रहा है? नहीं,
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, अच्छा ये M1 M2 M3 क्या कंसेप्ट है, ठीक है, और इसका मॉनेटरी पॉलिसी से क्या लेना देना है, ठीक है, और इसके बाद फिर यही क्वेश्चन मैं तुझसे पूछूंगा लास्ट में लेक्चर के, ठीक है। ओके, अब देख, तुझे पता है कि किसी भी अगर हम देश की बात करते हैं तो किसी भी देश के अंदर जो पैसा होता है ना, वो पैसा तीन जगहों पर हो सकता है, ठीक है, तीन जगहों पर हो सकता है। कहाँ कहाँ पर है? एक हो सकता है कि पैसा लोगों के हाथ में हो, जिसे हम कहते हैं कैश, ठीक है, लोगों के हाथ में हो, जिसे हम कहेंगे कैश। दूसरा हो सकता है कि उस देश का पैसा उस देश के बैंकों में हो, बैंकों में, ठीक है, और बैंक के साथ साथ कुछ पैसा देश के अंदर जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें हो, पोस्ट ऑफिस नहीं, क्या मैक्सिमम पॉपुलेशन पोस्ट ऑफिस में जाता है अपना सेविंग डिपॉजिट करने के लिए या करंट डिपॉजिट करने के लिए? तेरा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है? जब तू कह रही है कि पोस्ट ऑफिस भी बैंक ही है, तो फिर तूने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होता है ना, वो बैंकों के थ्रू होता है, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन बैंकों के थ्रू होता है। बैंकों में अलग फैसिलिटी होती है, बैंकों का काम ही है सिर्फ पैसों को देखना, और पोस्ट ऑफिस का काम पैसों को देखना नहीं है, वो पैसों को देखना उसका एक एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है, क्योंकि आज के वक्त में कोई डाक वाक भेजता नहीं है, डाक की सुविधा खत्म हो गई है, तो भाई पोस्ट ऑफिस है, उसको भी तो कहीं ना कहीं से पैसा आए, और पैसा तभी आएगा जब वो कुछ काम करेगा, तो इसलिए उसने साइड से अपना पैसा जमा करने वाला सिस्टम चालू कर दिया है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे दादा परदादा जमाने वाला या मम्मी पापा के जमाने वाले हैं, वो लोग देख, पोस्ट ऑफिस तुझे गांव गांव में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन बैंकों का फैसिलिटी तुझे गांव गांव में नहीं मिलता है। पूरे 4-5 गांव मिला देगी तो एक आध जो कि बैंक दिखाई दे दिया तो दे दिया, ठीक है, लेकिन पोस्ट ऑफिस दिखाई मिल जाता है, और पोस्ट ऑफिस गांव के लोगों के लिए बहुत फैमिलियर होता है, तो गांव के जो लोग होते हैं ना, वो पैसा अपना पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ वो लोग भी धीरे धीरे इसमें पैसा रख रहे हैं, बैंकों में, ठीक है। तो बैंकों का काम होता है पैसे को ट्रांसफर करना, पैसों को रखना, पैसों के से खेलना कूदना बैंकों का काम है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का काम पैसों से खेलना कूदना नहीं है, वो एक उसका क्या है, एक्स्ट्रा वर्क है। इसलिए देश का कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जाता है, बात समझ में? तो देख, देश का पैसा कहाँ कहाँ हो सकता है, एक या तो कैश पैसा रहेगा, ठीक है, दूसरा या तो बैंकों में रहेगा, जैसे तेरे SBI HDFC ICICI दुनिया भर के बैंक है, ठीक है, उनमें होगा, या पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा वगैरह रखा जाता है, मोस्टली तूने सुना होगा RD के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, RD उसमें कैसा होता है कि लाइक चाहे तुम मंथली पैसा भरो, ठीक है, या साल का पैसा एक ही बार में भर दो, ठीक है, थोड़ा अमाउंट ले जाकर लोग इकट्ठा करते रहते हैं, भरते रहते हैं, ठीक है। ओके, अब देख, ये जो बैंक होते हैं, बैंकों में तू दो चीज देखने को मिलता है तुझे। एक तो रहता है ऐसा पैसा जिसे तू कभी भी निकाल सकती है, ठीक है, ऐसा पैसा जिसे तू कभी भी निकाल सकती है, जैसे सेविंग अकाउंट में रखा पैसा तू जब चाहे निकाल सकती है कि नहीं निकाल सकती है, करंट अकाउंट में, ठीक है, लेकिन अगर उसी पैसे का तूने क्या करवा दिया, FD, तो FD तू करवाएगी तो FD तो एक साल के लिए फिक्स्ड हो गया ना, तू एक साल से पहले भी तोड़ सकती है, लेकिन जब एक साल से पहले तोड़ेगी तो तूने जिस चीज के लिए फिक्स किया था, जैसे 6% इंटरेस्ट रेट पर या 7% इंटरेस्ट रेट पर, क्या तुझे वो परसेंटेज मिलेगा? नहीं। क्या तू फटाक से जाके FD तुड़वा लेगी, जैसे बैंक में गई, जैसे तेरे पास ATM कार्ड है, ATM कार्ड है और सेविंग बैंक में पैसा है, सेविंग अकाउंट में, तो तू ATM कार्ड से कहीं से भी खटक से पैसा निकाल लेगी। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से खटक से पैसा निकाल लेगी, लेकिन तू बिना बैंक में गए क्या अपनी FD को तोड़वा सकती है? नहीं।
यानी कि कुछ पैसा ऐसा होता है जो फिक्स होता है, इसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। वैसे ही यहाँ होता है किसमें, तेरे पोस्ट ऑफिस में भी, ठीक है। इसमें कुछ पैसा होगा जिसे तू फटाक से निकाल लेगी, और कुछ पैसा होगा जो टाइम लेगा, ठीक है, जो टाइम लेगा। क्लियर है? तो देख, पैसा किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। एक कैश, कैश मनी लोगों के हाथ में हो, ठीक है। दूसरा बैंकों के पास, और तीसरा पोस्ट ऑफिस में। बात समझ में? ये जो जगह होती है ना, अब ये सारे की सारी चीजों को अगर मिला दिया जाता है तो कहा जाता है देश का सारा धन। देश का सारा धन यानी एग्रीगेट मनी। क्या कहते हैं इसको? एग्रीगेट मनी। एग्रीगेट मनी, सबको अगर मिला दिया जाएगा तो हम कहते हैं इसे एग्रीगेट मनी। एग्रीगेट मनी, ठीक है, यानी कुल धन। कुल धन, ठीक है, कुल धन। आप देख, समझते हैं कि इन सारे जो एग्रीगेट मनी है, देश का जो एग्रीगेट मनी है, उसे किस फॉर्मेट में रखा जाता है। देश के एग्रीगेट मनी को 4 अलग अलग फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, 4 अलग अलग फॉर्म में। जैसे अगर तुझे कोई ऐसी शक्ति दे दे कि तू अपनी आत्मा के ना 4 टुकड़े कर सकती है, अपनी आत्मा के 4 टुकड़े कर सकती है, तो क्या तू अपनी आत्मा को एक ही जगह रखेगी? अपनी बॉडी में कोई आए चाकू घोप के मार के खत्म कर दे तुझे? नहीं, तू अलग 4 अलग अलग जगह रखेगी। कहीं सोने की डिबिया में बंद कर देगी, तो कहीं किसी मरे हुए आदमी के नाड़े में घुसेड़ देगी, कहीं किसी बोतल में डाल देगी, और एक तेरे अंदर रहेगा, है ना। तो ऐसे ही ये देश का जो सारा सारा पैसा है ना, इसे 4 अलग अलग जगह मतलब कि सेक्शन में रखा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं M1, M2, M3, M4। बात समझ में? M1, M2, M3, M4। M स्टैंड फॉर मनी, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4, मनी 2, मनी 4। इतना समझ में आया? अब तो हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या क्या चीजें होती है। देख, इतना बेसिक कंसेप्ट समझ में आया ना? हाँ, देख, अगर मैं M1 की बात करूंगा, M1, M1 पैसे, तो M1 में उन पैसों को रखा जाएगा जो कैश पैसा है लोगों के पास। लोगों के पास जो कैश पैसा है, कैश मनी, कैश मनी, किसका? पब्लिक का, सिटीजन, सिटीजन का कैश मनी, सिटीजन का कैश मनी। उसके बाद इसमें बैंकों में वो डिपॉजिट को रखा जाता है जिसे कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं बैंक डिमांड, बैंक डिमांड डिपॉजिट, बैंक डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट बता सकती है बैंक डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सेविंग और करंट, ठीक है, सेविंग और करंट, यानी कि तू सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, इनमें से पैसा जब चाहे तब निकाल सकती है, ठीक है, जब चाहे तब निकाल सकती है। और इसी में रखा जाता है आरबीआई के अंदर का पैसा, ठीक है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। यानी कि जब हम लोगों का धन, कैश जो लोगों के हाथों में है, घर में है, उस पैसे को मिला दे, बैंकों के अंदर का सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का पैसा मिला दे, और आरबीआई का पैसा मिला दे, तो वो जो सेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं M1। क्या कहते हैं? M1, M1। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख M2 के बारे में समझते हैं।
M2 M2 में क्या रखते हैं, तो M2 में रखते हैं M1 को, M2 में रखते हैं M1 को, और M1 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस का सेविंग वाला पैसा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का कौन सा पैसा, सेविंग वाला, ठीक है, सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग मनी, सेविंग मनी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग मनी, यानी कि पोस्ट ऑफिस का वो पैसा जो क्या है, जो लोगों ने जाकर के दिया हुआ है सेविंग के लिए, ठीक है, सेविंग के लिए रखा हुआ है, जैसे अपना ये बैंक वाला है, ठीक है, हाँ, पोस्ट ऑफिस का सेविंग मनी। तो M2 में किसे रखते हैं, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग मनी। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि M1 और M2 में बड़ा कौन सा पैसा है, M2, क्यों, क्योंकि उसमें M1 का पूरा आ गया है और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है पोस्ट ऑफिस का सेविंग मनी। हाँ समझ, M3 किसे कहते हैं, M3, ओके, ठीक है, ये अब मैं समझाता हूँ M3। देख, M3 में रखते हैं M1 को, M3 में रखते हैं M1 को, प्लस प्लस बैंकों का फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक्स एफडी, बैंक्स एफडी, ठीक है, बैंक्स एफडी। अगर मैं तुझसे पूछूं कि M1, M2 और M3 में से कौन बड़ा है, अभी M2 बड़ा है क्या, तूने ही अभी शुरुआत में कहा था कि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा लोग पैसा नहीं रखते हैं, तूने ही कहा था ना ठीक है, तो M3 बड़ा है, ठीक है, M2 और M3 में M3 बड़ा है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग M4, ठीक है, M4 में हम लोग रखते हैं M3 को प्लस प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल मनी, पोस्ट ऑफिस का टोटल मनी, पोस्ट ऑफिस टोटल मनी, मनी यानी कि सेविंग वाला तो हम लोग ने M2 में लिख लिया था, M3 में सारा का सारा आ जाएगा, चाहे वो सेविंग हो और चाहे करंट हो चाहे आरडी हो, ठीक है, वो सारा का सारा पैसा किसमें आ जाएगा, M4 में, M4 में। अब बता, M1, M2, M3 और M4 में बड़ा कौन, M4, M4। इस M1, M2, M3, M4 में M का क्या मतलब है, मनी, मनी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो देश का पैसा ऐसे ऐसे 4 जगहों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है, एक को कहते हैं M1, एक को M2, M3 और M4। बता, M1 में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, कैश मनी, बैंक और आरबीआई। तो ये जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज किसका है, M1, ठीक है, M1, M1 में तुझे देखने को मिलेगा कैश, बैंकों का कौन सा जमा, डिमांड, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है, और उसके साथ आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ये कहलाएगा M1, M1। बता, M2, M2 में क्या क्या रहता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग, ठीक है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग, पोस्ट ऑफिस का सेविंग, ठीक है। और M3 और M4 में, M3 में
M1 प्लस बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, और M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल मनी। ठीक है, अब देख देख देश में ना, देश में पैसे को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कि जनता के पास ज्यादा पैसा ना हो जाए और ऐसा भी ना हो जाए कि जनता के पास बहुत कम पैसा रह जाए, तो पैसे को कंट्रोल करने के लिए देश में बनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी बैंकों के लिए बनाती है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बैंकों के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक से ही सारा का सारा पैसा निकलता है या उसमें ऐड होता है, और वही पैसा जब मार्केट में आता है तो महंगाई लाता है, और मार्केट से जाता है तो महंगाई घटाता है। ठीक है, ये चीज मैं समझाऊंगा जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं तुझे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी का और M1, M2, M3 का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देख मैंने क्या कहा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है किसके लिए? बैंकों के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी ये बनाई जाती है बैंकों के लिए। अप्लीकेबल ऑन बैंक्स ओनली। क्या इसमें पोस्ट ऑफिस इसके अंडर आएगा? क्या पोस्ट ऑफिस के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी लागू होगी? नहीं, पोस्ट ऑफिस के ऊपर लागू नहीं होगी। तो बता, अगर मैं तुझसे कहूं M1, M1 में क्या क्या इंक्लूडेड है, शॉर्टकट में बता दे। कैश, बैंक और आरबीआई। आरबीआई, ओके। M2 में M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, और M3 में M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट, इसके बैंक के, और M4 में M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस। अब मुझे बता, मॉनेटरी पॉलिसी इनमें से किस पर लागू होगा? M1, M2, M3 या M4 पर? M1 पर। M1 पर आदमी के कैश पर कैसे हो गया? चल अच्छा, मान ले कि आदमी के कैश पर भी हो जाएगा, लेकिन तुझे क्या इस वाले बैंक में एफडी आया है? इसमें जब एफडी नहीं आया तो एफडी वाला तो पैसा बच गया, तो एफडी वाला पैसा कहाँ इंक्लूडेड है? M3। ठीक है, M3, यानी M3 में तुझे बैंक का सारा पैसा मिल जाएगा, चाहे वो सेविंग वाला हो और चाहे वो एफडी वाला हो। बात समझ में? तो बता, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी अप्लीकेबल ऑन M1, M2, M3 और M4। M3। अब समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ओके, अब देख समझते हैं लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। लिक्विडिटी, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी, लिक्विडिटी, इसके बारे में बात करें हम लोग। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को हिंदी में कहते हैं तरलता। तरलता, ठीक है, तरलता। देख, तरलता का मतलब क्या? जो बड़ी आसानी से फ्लो हो सके। पानी आसानी से फ्लो होता है, ठीक है, पानी से। अच्छा बता, अगर पानी और घी को मैं लड़ाऊंगा तो इसमें से सबसे ज्यादा तरलता किसकी है, पानी या घी की?
पानी की है, उसी जगह अगर मैं पानी, घी और तेल को लड़ाऊंगा तो तरलता में सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे ज्यादा कौन रहेगा, सबसे कम कौन रहेगा? पानी, तेल, फिर घी। मतलब तरलता मतलब आसानी से फ्लो कौन कर पा रहा है। ठीक है। अब यहाँ जब हम इकोनॉमिक्स में तरलता की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स बेसिकली पैसों का खेल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैसा, कौन सा पैसा है जो आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, जो आसानी से फ्लो होगा। देख, मैं तुझे पैसे के कई फॉर्मेट बताता हूँ। पैसे के कई फॉर्मेट। एक पैसा जिसे तू कहती है कैश। ठीक है, ठीक है, कैश तो पैसा होता है तेरा। एक हो सकता है वो पैसा जो तेरे बैंक में है, ठीक है, वो भी पैसा है, लेकिन जब तक बैंक में है क्या वो कैश कहलाएगा? हम लोग बैंक में जा करके कैश कराते हैं, कहते हैं ना, चेक ले जाओ बैंक में से कैश करा लेना, है ना। तो बैंक में से कैश कराते हैं। तीसरा चीज हो सकता है कि तेरा सोना होना हो, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड भी अगर बेचेगी तो उससे भी तो पैसा आएगा। ठीक है। चौथी चीज हो सकती है, चौथी चीज हो सकती है कि तो तेरी कोई प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह, जमीन जायदाद, घर द्वार है, वो भी तो, उससे भी तो पैसा आएगा। ठीक है। ये चार चीजें होती हैं जहां से हम पैसे की तरलता को नाप सकते हैं। ठीक है, पैसे की तरलता को नाप सकते हैं। बता, तेरे तुरंत काम कौन आएगा? अगर तुझे अभी जरूरत है और अभी तुझे भूख लगी है, भूख लगी है, तुरंत काम कौन आएगा? कैश। ठीक है। और मान ले कैश नहीं है लेकिन तेरे पास एटीएम है, तब तब बैंक आ जाएगा काम। ठीक है, यानी कैश के बाद तरलता बैंक की। ठीक है, कैश के बाद तरलता बैंक की। ठीक है, तू फटाक से निकाल लेगी, फटाक से निकाल लेगी। लेकिन वहीं पर चल, अगर बैंक में तेरे पैसे नहीं है और तेरे पास है गोल्ड वगैरह है, ठीक है, एक जगह है तेरे पास सोने का झुमका और एक जगह है तेरे पास जमीन, बता फटाक से कौन सेल हो जाएगा? जल्दी से बेच के पैसा किससे आ जाएगा? गोल्ड से। ठीक है, जल्दी से पैसा गोल्ड से आ जाएगा। जमीन को तू जाएगी, ग्राहक ढूंढेगी, फिर वो समझेगा कि मतलब कि तेरे इसका लैंड का पता लगाएगा, सही है नहीं है, विवादित तो नहीं है, कहीं चार लोगों का इसमें क्या बोलते हैं, हिस्सा तो नहीं है। ठीक है, तो बड़ा ताम झाम होगा। लेकिन गोल्ड रहेगा तो फटाक से सोनार के पास ले जाएगी, चेक करेगा कितने कैरेट का है, दाम क्या चल रहा है, और उसके बाद पैसा दे देगा, तुझे पैसा मिल जाएगा। तो तुझे एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर सबसे अधिक लिक्विडिटी किसकी है? कैश। ठीक है, सबसे अधिक लिक्विडिटी कैश की है। इतना क्लियर है? सबसे अधिक लिक्विडिटी कैश की है। ओके। अब देख, अगर मैं बैंक में कहूं, बैंक में तेरा सेविंग वाला अच्छा है या एफडी, एफडी की लिक्विडिटी ज्यादा है? सेविंग की लिक्विडिटी ज्यादा है या एफडी का लिक्विडिटी ज्यादा है? सेविंग का, क्योंकि सेविंग तू एटीएम कार्ड डाल के निकाल सकती है। एफडी, एफडी के लिए तुझे बैंक जाना होगा, उसको तुड़वाना होगा, और वहां का एमडी या जो रहेगा वो साइन करेगा नहीं करेगा, तमाम तरीके के झमेले हो सकते हैं, है ना। लेकिन सेविंग में तुरंत एटीएम कार्ड डालो और फटाक से पैसा निकाल लो। इतना क्लियर है? ओके। तो अगर मैं तुझसे यहाँ पर पूछूं कि बता सुस, इस M1, M2, M3 और M4 में से सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होगी? M1। ठीक है, M1 की। क्यों? क्योंकि इस बैंक में हमारा क्या है, करंट और सेविंग वाला है। ठीक है, करंट और सेविंग वाला है। पोस्ट ऑफिस में पैसा कम होता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में तू जाकर के, क्या पोस्ट ऑफिस का क्रेडिट कार्ड देखा है कभी? पोस्ट ऑफिस का डेबिट कार्ड? नहीं, तो वो लोग नहीं देते हैं। ठीक है, उनका झमेला रहता है, वो सब नहीं करते हैं। ठीक है, तो M3 का तो बात ही मत करते, क्योंकि M3 में तेरा बैंक का एफडी आ जाता है, तो एफडी अप्लीकेबल नहीं होगा। और M4 में तो टोटल पोस्ट ऑफिस ही आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं इमरजेंसी में हमें काम कौन देगा? M1, M2, M3, M4 में से इमरजेंसी में से काम कौन देगा? M1। ठीक है, अब देख यहाँ पर लिख दूं मैं, समझते हैं? बहुत टफ टॉपिक होता है सर।
कैश की लिक्विडिटी मैक्सिमम, ठीक है, और प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी मिनिमम, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें लिक्विडिटी में M1, M2, M3, M4, ठीक है, इन सब में से M1 की लिक्विडिटी मैक्सिमम लिक्विडिटी, ठीक है, और M4 की लिक्विडिटी मिनिमम लिक्विडिटी, ठीक है। तो बता इमरजेंसी में काम कौन आएगा? M1, ठीक है। तो इमरजेंसी लिख दूं, इमरजेंसी में काम आएगा। अच्छा, अगर पूछेगा कोई कि M1, M2, M3, M4 में से सबसे ज्यादा पैसा किस में होता है? M4 में, ठीक है, M4 में। तो ये अगर हम पैसे की बात करेंगे, पैसे, तो पैसे के मामले में M4 मैक्सिमम मनी, लेकिन M1 मिनिमम मनी। इतना क्लियर है? ओके, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, बता, ये तो तुझे पता चल गया कि अब M1, M2, M3, M4 का मॉनेटरी पॉलिसी से क्या रिलेशन है। मैंने तुझे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ाया है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना बताया खाली मॉनेटरी पॉलिसी अप्लीकेबल होता है बैंकों के लिए, ठीक है, बैंकों के लिए। तो M1, M2, M3, M4 में से किस पर अप्लीकेबल हुआ मॉनेटरी पॉलिसी? M3 पर, ठीक है, M3 पर मॉनेटरी पॉलिसी। कहेगा लिक्विडिटी के मामले में, यानी कौन सा पैसा हमें तुरंत काम आ सकता है, तो वो M1 वाला। कहेगा इमरजेंसी में काम कौन आएगा, तो M1 आएगा, ठीक है। और फिर कभी तो उससे कोई पूछा कि बताओ अच्छा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है इकोनॉमिक्स में, तो कैश पैसे की, ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसका होता है? कैश पैसा का। इतना क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।